पढ़ाऊंगा तो अगली क्लास में पूछूंगा ना, ठीक है। इसके बाद आपसे बात करने जा रहा हूँ एडवांटेजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट्स के क्या एडवांटेजेस हैं इसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। एडवांटेजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है, ठीक है, एडवांटेजेस या यूजेस, कार्बोहाइड्रेट्स की एडवांटेजेस और यूजेस के बारे में बेटा आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं, इसके क्या यूजेस हैं, ठीक है, इसके बारे में बेटा आपसे बात कर रहा हूँ। सबसे पहला एडवांटेज आपके पास है फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, आपके पास कार्बोहाइड्रेट जो है ये फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। मैंने आपको उस दिन मिसाल दी थी कि एक आदमी कैद में है, ठीक है, मैंने आपको मिसाल दी थी एक आदमी कैद में है, उसको 10 दिन तक कुछ खाने पीने को नहीं मिला। सबसे पहले जो चीज उसके जिस्म से खत्म हो जाएगी वो खत्म हो जाएगी आपके पास उसके जिस्म से कार्बोहाइड्रेट 48 आवर्स में खत्म हो जाएंगे, ठीक है, 48 आवर्स में कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद बारी आएगी आपके पास लिपिड्स की, और लिपिड्स के खत्म होने के बाद बारी आएगी प्रोटीन्स, ठीक है। तो दे सर्व एज द फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे काम करते हैं। यहाँ पे बेटा एक छोटी सी बात ऐड करूंगा कि कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इसलिए भी जरूरी है, इसकी जो प्रोडक्ट्स बनती हैं, बाई प्रोडक्ट्स बनती हैं, होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसमें बनती हैं वो बॉडी से आसानी एलिमिनेट हो जाती हैं, एक्सक्रीट हो जाती हैं, ठीक है। प्रोटीन से जो वेस्ट बनता है, लिपिड से जो वेस्ट बनता है, बॉडी से वो आसानी रिमूव नहीं होती। दैट्स वाई कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे यूटिलाइज होते हैं, ठीक है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे जो है वो यूटिलाइज होते हैं। चले इसके बाद बढ़िए फर्दर। सेकेंड एडवांटेज है आपके पास, सेकेंड एडवांटेज है आपके पास स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल रोल। दुनिया में जहां जहां लकड़ी मौजूद है वहां वहां समझ में आपको सेलुलोज मिलेगा, ठीक है, वहां वहां आपको जो है वो सेलुलोज मिलेगा जहां जहां आपके पास लकड़ी मौजूद है, ठीक है, दुनिया में जहां जहां लकड़ी मौजूद है वहां वहां आपको सेलुलोज मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है इसका स्ट्रक्चरल रोल, ठीक है। तीसरा रोल, अच्छा मैंने आपको अभी कार्बोहाइड्रेट जितने बताए हैं बेटा, इसके अलावा भी बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट एग्जिस्ट करते हैं। हाइलुरोनिक एसिड है,
अगर आप अपनी गर्दन को ही हाथ लगाएं तो आपको रिंग से फील होंगे, आपको ट्रैकिया फील होगा। ये ट्रैकिया हाई यूरानिक एसिड का बना होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स में आता है। सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, याद रह जाए तो अच्छी बात है। चलें, इसके बाद आइए कार्बोहाइड्रेट्स का और क्या रोल है। कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास, हाँ मजीद जरा आपकी जनरल नॉलेज में इजाफा करूं, आप सबको पता है शहद का नाम सुना हुआ है आपने, हनी या शहद का नाम सुना हुआ है। शहद में प्योरली क्या मौजूद होता है, शहद में प्योरली जो है वो मौजूद होता है फ्रक्टोस मौजूद होता है। ठीक है, फ्रक्टोस, फ्रक्टोस आपको पता है कार्बोहाइड्रेट। छोटे बच्चों की जो डाइट होती है वो मेजर मिल्क पे कंप्राइज करती है। तो मिल्क में एक्चुअली क्या मौजूद है, मिल्क में एक्चुअली मौजूद होता है गैलेक्टोस। ठीक है, ये गैलेक्टोस जो है वो हमारे ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स वगैरह बनाता है। ठीक है, ये जो गैलेक्टोस है ये हमारे पास बहुत सारे पार्ट्स जो है ये बनाता है। ठीक है, कौन, मिल्क में जो गैलेक्टोस मौजूद है वो। ठीक है, चलें, तो ये स्ट्रक्चरल रोल के अंदर ही आ गया। बाकी इसके अलावा आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स, आपको पता है कि डीएनए आरएनए की बात करूं, ठीक है, तो दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड्स का भी हिस्सा होता है। डीएनए आरएनए में डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है, ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है उसमें शुगर जो आपको मिलेगी वो डीऑक्सी राइबोज और राइबोज टाइप की मिलेगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है न्यूक्लियोटाइड्स का पार्ट बना। चलें, these are the advantages of what, these are the advantages of carbohydrates। ठीक है, ये आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स के एडवांटेजेस के बारे में आपसे बात हो। अच्छा बेटा और से सुन लीजिए कि कहीं पर कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ है फॉर्मूला, कहीं पे प्रोटीन का फॉर्मूला लिखा हुआ है। इन दोनों में बेटा फर्क आपको जो मिलेगा खास तौर पे वो आपको नाइट्रोजन का फर्क मिलेगा। प्रोटीन्स में नाइट्रोजन आपको मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स में नाइट्रोजन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स की पहचान आपको पता है कि दे आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, दैट इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन द सेम रेशियो एज इन वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बिल्कुल वही रेशियो से मिलेंगे जैसा कि पानी के अंदर मौजूद। मैंने आपको देखिए मोनोसेक्राइड्स के नाम बताए, डाइसेक्राइड्स के नाम बताए, मैंने पॉलीसेक्राइड्स के नाम बताए आपको। ऑलिगोसेक्राइड में ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि 3 से 10 की तादाद में, ठीक है, 3 से 10 की तादाद में इसके अंदर मोनोसेक्राइड्स मौजूद होंगे। ठीक है, तो इसमें सच ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं। ठीक है, किसके अंदर, ऑलिगोसेक्राइड्स के अंदर। होता ये है कि अगर हम आलू खाएं, स्टार्च खाएं, तो डाइजेशन के दौरान ऐसे छोटे टुकड़े बनते हैं जिसमें 3 से 10 की तादाद में जो है वो मोनोसेक्राइड्स मौजूद होंगे। ना हम उनको मोनोडाइसेक्राइड्स कह सकते हैं, ना हम उनको पॉली कह सकते हैं, बल्कि हम उनको ऑलिगोसेक्राइड्स का नाम देते हैं। ऑलिगो का मतलब होता है कम। ठीक है, चलें, अच्छा एक आखिरी बात और कर लूं कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, एक नाम बड़ा इस्तेमाल होता है कार्बोहाइड्रेट्स में, यहाँ इस चैप्टर में आपको किताब में या नोट्स में नहीं मिलेगा। एक नाम है, इसका नाम है काइटिन। नाम सुना होगा, ठीक है, काइटिन, CHITIN, काइटिन। अगर इस काइटिन के बारे में आपसे बात करूं तो ये काइटिन जो है
ये आपके पास टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट ही, ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये आपके पास कार्बोहाइड्रेट की टाइप ही है, बस ये सेलुलोज से थोड़ा छोटा होता है, इसमें तकरीबन 1500 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं। और जिन स्टूडेंट्स को काइटिन का नाम याद नहीं आया, वो अपने घर में आसपास या वैसे बाहर कॉकरोच तलाश करें। कॉकरोच का जो स्केलेटन होता है वो काइटिन का बना हुआ होता है। कॉकरोच को देखें तो आपको काइटिन याद आ जाना चाहिए। काइटिन एक्चुअली स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, काइटिन जो है वो एक्चुअली स्ट्रक्चर बनाता है, दिस एक्चुअली कंस्टिट्यूट्स द स्ट्रक्चर। चलें, कार्बोहाइड्रेट्स की बात हो गई, इसके बाद आपसे बात करने जा रहा हूँ लिपिड्स के बारे में, बेटा बात करने जा रहा हूँ, ठीक है, लिपिड्स और उसकी टाइप्स के बारे में आपसे बात करूँ। अच्छा, लिपिड्स कहें या फैट्स कहें एक ही बात है, ठीक है, लिपिड्स कहें या फैट्स कहें एक ही बात। कहीं पे फॉर्मूला लिखा हुआ हो कोई, कैसे पहचानेंगे कि लिपिड है? सबसे पहले तो आप ये देख लेंगे उसमें नाइट्रोजन है कि नहीं, अगर नाइट्रोजन है तो मोस्ट लाइकली वो प्रोटीन है। अगर उसके अंदर 2:1 का रेशो फॉलो हो रहा है कैंसिल करने पे, तो मतलब है वो कार्बोहाइड्रेट है। लिपिड्स की पहचान बेटा ऐसे होगी कि इसमें बाकी दूसरे कॉम्पोनेंट एलिमेंट्स के मुकाबले में ऑक्सीजन की परसेंटेज सबसे कम हो। C57H110O6, ठीक है, C57H110O6, ये एक लिपिड का फॉर्मूला है, ठीक है, ये एक लिपिड का फॉर्मूला है। इसमें और से देखें, ऑक्सीजन की परसेंटेज इसमें लीस्ट है, कम से कम, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है वो लीस्ट है, ठीक है, सबसे कम। चलिए, ये लिपिड की पहचान है। दिस कंटेन्स द लीस्ट परसेंटेज, आप देखें हाइड्रोजन 110 है और ऑक्सीजन आपको इसमें 6 नजर आ रहे हैं, यानी कि आपके पास ऑक्सीजन इसमें कम तरीन है, कम से कम, ठीक है, इट हैज द लीस्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट, ऑक्सीजन की परसेंटेज इसमें सबसे कम मिलेगी आपको। ठीक है, इसके बाद आ जाइए फर्दर, नेक्स्ट टू इट इज लिपिड्स की आ जाए क्लासिफिकेशन की तरफ।
इसमें आपको एक पढ़ना है असाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। असाइल ग्लिसरॉल को हम ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल भी बोलते हैं। वैक्स का नाम बेटा आप सबने सुना होगा, ठीक है। एक टाइप है इसमें आपके पास वैक्स, इसके अलावा तीसरी टाइप आपको मिलेगी फॉस्फोलिपिड्स, और चौथी टाइप जो आपको मिलेगी, चौथी टाइप जो आपको मिलेगी वो आपको मिलेगी टर्पेनॉइड्स। ठीक है, आपने इसकी क्लासिफिकेशन में ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। इसकी क्लासिफिकेशन में आपने बेटा ये चारों चीजें पढ़नी, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, वैक्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड टर्पेनॉइड्स। अच्छा, अगर आपको असाइल ग्लिसरॉल या ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल याद रखना है, तो मैं अब आप सबसे पूछता हूं, जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, ये मैंने जब आपको सेल मेम्ब्रेन पढ़ाई थी तो उसमें फॉस्फोलिपिड्स जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के बताया था, वो अपने पास आपके हाथ में जो रफ रजिस्टर है उसमें जरा बना डालिए, ठीक है। आपके पास जो रफ रजिस्टर है उसमें बना दीजिए। मैंने सेल मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड्स मौजूद है, वो फॉस्फोलिपिड्स मैंने आपको बना के बताई थी। इससे फॉस्फोलिपिड भी कवर होगा और इससे असाइल ग्लिसरॉल भी कवर होगा। आपको ये चीज बेटा याद रहेगी। फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें मौजूद है? अब जरा इसकी लेबलिंग आप अपने जहन में रिकॉल करें, इसकी लेबलिंग क्या है? ठीक है, इसकी लेबलिंग अपने जहन में रिकॉल करें। This is the phosphate part. This is glycerol. और ये दो जो आपको नजर आ रहे हैं, these are the fatty acids. ठीक है, फॉस्फेट पार्ट है, ग्लिसरॉल है, और दो फैटी एसिड्स आपको मिलेंगे। ठीक है, फॉस्फेट पार्ट है, ग्लिसरॉल है, दो फैटी एसिड्स। आपने पीछे पढ़ा हुआ,
अब मैंने असाइल ग्लिसरॉल को पहले इसलिए नहीं बताया कि ये देखिए मैं बस फॉस्फेट पार्ट हटा रहा हूं। ग्लिसरॉल ये रहा, ग्लिसरॉल के साथ में 3 फैटी एसिड्स के धागे दिखा रहा हूं। देखिए ग्लिसरॉल के साथ मैंने 3 फैटी एसिड्स के धागे आपको दिखा दिए। ठीक है, दिस इज ग्लिसरॉल और ये आपके पास मौजूद है फैटी एसिड्स। ठीक है, एक ग्लिसरॉल और ये 3 फैटी एसिड्स आपको मिले। इसीलिए इसको देखें क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। एक ग्लिसरॉल है, 3 फैटी एसिड्स मौजूद है। तो अगर एक ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड्स मिल रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपके पास ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, फॉस्फोलिपिड में बेटा सिर्फ एक फैटी एसिड की जगह ये फॉस्फेट पार्ट आ जाता है। ठीक है, चल इसके बाद आइए असाइल ग्लिसरॉल की 2 टाइप्स हैं, एक है सैचुरेटेड और एक है आपके पास अनसैचुरेटेड। इतना कॉपी करें। ठीक है, इतना कॉपी करें फिर मैं आगे आपसे बात करूंगा। बोर्ड मुझे मिटाना है। Saturated acyl glycerol and unsaturated acyl glycerol. चलें, यहाँ तक मैं स्टॉप कर रहा हूँ इसको। इंशाल्लाह यहीं से आगे बात करूँगा आपसे नेक्स्ट। अच्छा, टेस्ट टॉपिक्स बेटा सुन लें।
टेस्ट टॉपिक्स आपके जो हैं, मंडे को आपका टेस्ट है। तो आपने जितना भी सेल में पढ़ा है, ठीक है, और कल तक पढ़ लेंगे तो सब कुछ आएगा, क्योंकि आपके तो एमसीक्यू टेस्ट हो रहे हैं ना, ठीक है। जितना सेल में पढ़ा है, जितना बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में कल तक पढ़ लेंगे, वो सब कुछ आएगा, ठीक है।